8 तक। तो स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25, इससे पहले हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने 21 सेक्शंस तक रिवाइज कर लिया था, डे 1 एंड डे 2 में। तो सेक्शन नंबर 22, 23 एंड 24 ये तीनों ओमिटेड है। अब आती है बारी सेक्शन नंबर 25 की। तो सेक्शन नंबर 25 टॉक्स अबाउट ओपोजिशन। ओपोजिशन दो तरीके से हो सकते हैं। तो इसके दो डिवीजन है। 25 सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट प्री ग्रांट ओपोजिशन। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, प्री ग्रांट ओपोजिशन मींस ग्रांट से पहले जो ओपोजिशन होता है वह। ओपोजिशन का मीनिंग होता है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन फाइल की है, उस एप्लीकेशन में कोई कमियां कंट्रोलर को नहीं मगर किसी और पर्सन को दिखाई दे रही है, तो वो पर्सन क्या आपकी एप्लीकेशन पे कोई एक्शन ले सकता है? तो आंसर है यस, ले सकता है। तरीके से उसकी गाइडलाइन 25 में बात की गई। तो प्री कर सकता पर्सन कोई भी कर सकता है। कैसे कर सकता है? बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 7 से कोई फीस नहीं, कोई भी ओपोज कर सकता है, यानी 15 उसके फॉर्म्स में amendment के बाद फॉर्म नंबर कोई भी पर्सन ओपोजिशन तो कर सकता है, पर उसे 4000 रुपीज चार्जेस देने पड़ेंगे फॉर्म नंबर 7 के। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्री ग्रांट ऑपोजिशन के बाद आता है पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन। प्री ग्रांट कब तक हो सकता है? 25। पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन कौन कर सकता है? जस्ट अ मिनट। अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन की। तो पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन के ग्राउंड सारे लिखे गए हैं 25(2) में। और 25(2) क्या कहता है पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन के बारे में? पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन कौन कर सकता है? पर्सन इंटरेस्टेड। पर्सन इंटरेस्टेड कौन होता है? जो आपके इन्वेंशन से रिलेटेड इन्वेंशन में या तो प्रमोशन कर रहा हो, या मार्केटिंग कर रहा हो, या उस रिसर्च में हो। जैसे आपका इन्वेंशन है, उसी तरीके के इन्वेंशन के रिसर्च में वो वर्क कर रहा हो, उसे पर्सन इंटरेस्टेड कहा जाता है।
तो वो पर्सन इंटरेस्टेड कैसे ओपोज कर सकता है, पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन कैसे फाइल कर सकता है, फॉर्म नंबर 7 फाइल करके। इसकी फीस 8,000 रुपीज कर दी गई है। पहले पहले 2,400 रुपये थे, अब 8,000 रुपये। कब तक कर सकता है? विद इन 1 ईयर। फ्रॉम दी पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट। अगर कोई फॉर्म नंबर 7 फाइल कर रहा है, पर्सन इंटरेस्टेड, ऐसा ओपोजिशन में काफी टाइम ये होता है कि प्री ग्रांट ओपोजिशन जो फाइल करते हैं तब तक फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट नहीं बनी हुई होती है। फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट नहीं बनी हुई होती है, इसीलिए जो भी ओपोजिशन है वो ओपोजिशन को फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में पूछ लिया जाता है। बट पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन यानी ग्रांट एक बार मिल चुका है, एफईआर आ चुका है, एफईआर के बाद ग्रांट देने का भी डिसीजन आ चुका है, तो पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन में कोई एफईआर तो बनेगी नहीं। तो यहाँ पर क्या बनाया जाता है? ओपोजिशन बोर्ड बनाया जाता है। वो ओपोजिशन बोर्ड के एक मेंबर नहीं रह सकते हैं। कौन? एग्जामिनर, जिसने एग्जामिन की है एप्लीकेशन की। तो एग्जामिनर इसके सदस्य नहीं रह सकते हैं। 3 लोगों की ये बेंच बनती है, ओपोजिशन बोर्ड बनता है, और उसमें एग्जामिनर जिसने एग्जामिन की है इस एप्लीकेशन की, जिसपे ओपोजिशन आया है, वो नहीं होते हैं उसके मेंबर। और इस ओपोजिशन बोर्ड को नंबर 7 मिलता है, जिसने पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन किया है वहां से। फिर जो एप्लीकेंट है वो अपने काउंटर स्टेटमेंट देते हैं। ये सारी प्रोसीजर फॉलो होती है इस पर रूल नंबर 55A। 55A एंड रूल नंबर 55 एंड 55A से जो प्रोसीजर फॉलो हुई, सारी एविडेंसेस ओपोजिशन बोर्ड के पास आए। अब ओपोजिशन बोर्ड को एक डिसीजन लेना है, कब तक? विद इन 2 मंथ्स। पहले ये कब तक था? 3 मंथ्स के अंदर था, अब अमेंड होके 2 मंथ्स हो गया है, तो ये भी एक अमेंडमेंट है। एंड रूल नंबर 55 में भी एक अमेंडमेंट है कि अब रूल नंबर 55 ये भी चेक करेगा, ऊपर वाले केस में भी रूल नंबर 55 लगेगा। रूल नंबर 55 ये भी चेक करेगा कि जो ओपोजिशन दिया जा रहा है, प्री ग्रांट ओपोजिशन जो दिया जा रहा है, वो प्री ग्रांट ओपोजिशन क्या वैलिड है कि नहीं है। ये चेकिंग पहले नहीं होती थी, ये चेकिंग 15 मार्च 2024 के अमेंडमेंट से ही स्टार्ट हुई है। तो रूल नंबर 55 में अमेंडमेंट है कि अब जो भी ग्राउंड पे प्री ग्रांट ओपोजिशन या पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन होगा, उसे एक बार चेक किया जाएगा कि क्या ओपोजिशन वैलिड है क्या नहीं है। और अगर कंट्रोलर को लगे कि ओपोजिशन वैलिड नहीं है, तो कंट्रोलर उस ओपोजिशन अमेंडमेंट पार्ट ऑफ रूल नंबर 55। तो ये स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है कि 25(1) क्या कहना चाहता है, 25(2) क्या कहना चाहता है, ओपोजिशन बोर्ड क्या होता है, ओपोजिशन बोर्ड कब कंस्टिट्यूट होता है, कब कौन कौन उसके मेंबर रहते हैं, फिर रूल 55 क्या कहना चाहता है। अब आगे बढ़ते हैं ग्राउंड्स पे कि क्या क्या ग्राउंड्स पे ओपोजिशन लिए जा सकते हैं। जस्ट तो पहला ग्राउंड है wrongfully obtained। ग्राउंड ए क्या बनेगा? wrongfully obtained। मान लीजिए आपकी एक ओपोजिशन है, आप एक लेबोरेटरी में किसी पर्सन के साथ वर्क करते थे और बिना आपकी इजाजत के आपके रिसर्च को किसी पर्सन ने यूज कर लिया।
मगर लेबोरेटरी में सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी फेवर में है कि आप ही ने वो इन्वेंशन को बनाया है। तो जिस पर्सन ने विदाउट योर कंसेंट उसको पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर दी उसकी, उसे कहा जाएगा रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड बाय दैट पर्सन। तो ऐसे केस में आप रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड के ग्राउंड पे रिसर्च लेबोरेटरी के सारे डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 7A भी कर सकते हैं या 7 भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि प्री ग्रांट ऑपोजिशन के सारे ग्राउंड एंड पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन के सारे ग्राउंड सिमिलर है। ग्राउंड बी, पब्लिश्ड बिफोर प्रायोरिटी ऑफ क्लेम, यानी आपके डॉक्यूमेंट में जो क्लेम लिखे गए हैं, मान लीजिए कि आपने एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल किया 1123 को विद क्लेम C1, तो क्लेम C1 की भी प्रायोरिटी यही रहेगी, कंप्लीटली डिस्क्लोज आपने जिस दिन किया था 1123 को। अब 1123 से अगर किसी ने आपसे भी पहले कोई एप्लीकेशन फाइल करके रखी है या कोई पेपर पब्लिश करके रखा है जिसमें ये क्लेम C1 अवेलेबल है, क्लेम C1 अवेलेबल है, तो उसे कहा जाता है एंटीसिपेशन बाय प्रायर क्लेमिंग। और प्रायर क्लेमिंग के केस में भी आप ओपोजिशन डाल सकते हो विद दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। सो दिस इज ग्राउंड बी। ग्राउंड सी है आपकी एप्लीकेशन से पहले कोई भी एप्लीकेशन पब्लिश हो चुकी हो। ओके, ग्राउंड बी है आपकी एप्लीकेशन पहले से पब्लिश हो चुकी है, पब्लिकेशन का ग्राउंड बी है, प्रायोरिटी क्लेमिंग का ग्राउंड सी है। इसका मीनिंग समझा देता हूं। एक होता है पब्लिकेशन, यानी ये जो फाइलिंग डेट है इससे पहले जो भी डॉक्यूमेंट पब्लिश हो चुके हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके कोई पर्सन ऑपोजिशन कर सकता है कि जो ये एप्लीकेशन फाइल की गई है उसके जो भी क्लेम्स हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पहले से पब्लिश्ड है। तो ओपोजिशन बाय प्रायर पब्लिकेशन कहा जाता है, वो ग्राउंड बी है। एंड ग्राउंड सी है ओपोजिशन बाय प्रायर क्लेमिंग, यानी आपकी स्पेसिफिकेशन में जो क्लेम है वो आपसे आपकी प्रायोरिटी डेट से पहले किसी और पेटेंट एप्लीकेशन में अवेलेबल है इन इंडिया। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्लेम होता है इन इंडिया। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रायर क्लेमिंग वाली एप्लीकेशन अक्सर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ फाइल होती है और वो कभी भी पब्लिश उसी टाइम नहीं होती है, यानी पब्लिश होती है 18 महीने के बाद या आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स पब्लिश होती है। तो प्रायर क्लेमिंग के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो इंडिया में ही प्रिजर्व्ड रहते हैं। तो ये इंडियन एप्लीकेशंस की ही बात होती है। तो प्रायर क्लेमिंग में आपकी डॉक्यूमेंट से पहले अगर कोई भी पेटेंट डॉक्यूमेंट में क्लेम लिखा हुआ है उसकी बात हो रही है, उसके बेसिस पे भी ओपोजिशन आ सकता है। नेक्स्ट, डी ग्राउंड, नो वन और यूज्ड। मान लीजिए कि आपकी एक एप्लीकेशन आपने फाइल की है, यही एग्जांपल लेता हूं 1123 को, 1123 को, और आपने जिस इन्वेंशन को फाइल, कोई और पर्सन उसको जानता था या उसका यूज कर रहा था, नो वन और यूज, तो उस ग्राउंड पे भी कॉमर्शियल यूज कर रहा था तो दिखाएगा कि मैंने आपके इन्वेंशन को है, तो भी आप ओपोजिशन कर सकते हैं। ग्राउंड ई, ऑब्वियस टू द पर्सन इन द आर्ट, अगर आपका जो इन्वेंशन है वो पब्लिकली जितने भी डॉक्यूमेंट, नॉन ऑब्वियसनेस नहीं लगती है तो उसे कहा जाता है ओपोजिशन। एफ, इन्वेंशन नॉट एज पर एक्ट, यानी कि सेक्शन नंबर 3 या सेक्शन नंबर 4, मान लीजिए वो एक्ट के ही सेक्शन है, एक्ट के कोई भी सेक्शन हो सकते हैं,
एग्जाम्पल के तौर पे सेक्शन 3 या सेक्शन 4 को आपका इन्वेंशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो उस बेसिस पे भी कोई भी पर्सन ओपोजिशन कर सकता है। क्लैरिटी, जी क्लैरिटी की बात आती है, जी जय दादा गुरुदेव की जय पापा जी। કાર્ડ આવી ગયું પપ્પાજી? હા હવે ક્યાંક ખોલાવી દેશું આપણે શું એસબીઆઈ માં કે એમાં જ ખોલાવશું? એચડીએફસી માં ખોલાવી નાખીએ, એચડીએફસી નો કોઈ ન હોય તો. હા ભૂષણભાઈ હશે ને, એચડીએફસી માં જ ખોલાવી નાખીએ. ત્યાં છે જ. હા એસબીઆઈ માં બરોબર જ થાય, બને બરોબર જ છે. હા પૂછી લઉં છું, એ તો એચડીએફસી વાળાને કોઈકને કહીશ, ઘરે આવીને ખોલી જશે તો એવું હશે તો. हाँ हाँ पप्पा जी, गोती ने कहूँ जी। हाँ जी एकदम जी, बस शांति जी। जी ग्राउंड है क्लैरिटी का। क्लैरिटी यानी आपके इन्वेंशन में जो भी चीजें लिखी हुई है उसको पढ़ते हुए कोई नॉर्मल पर्सन क्या वही चीज वही इन्वेंशन बना सकता है कि नहीं? अगर नहीं बना सकता है तो उसे कहा जाएगा लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर आपने बेस्ट मेथड को डिस्क्राइब नहीं किया है अपने इन्वेंशन में तो उसे कहा जाएगा लैक ऑफ क्लैरिटी। तो उस केस में भी ओपोजिशन आ सकता है। फिर आता है नेक्स्ट एच ग्राउंड। एच ग्राउंड आता है सेक्शन 8 अंडरटेकिंग। स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग को अगर किसी ने अवेलेबल नहीं किया है एज पर सेक्शन 8 रूल नंबर 12 तो उस बेसिस पे भी ओपोजिशन किया जा सकता है एप्लीकेशन। आई अगर कन्वेंशनल एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फाइल नहीं की गई है तो उस बेसिस पे भी ओपोजिशन आ सकता है। कन्वेंशनल एप्लीकेशन यानी पहली एप्लीकेशन इंडिया में फाइल की हो और दूसरी एप्लीकेशन यूएसए में जब फाइल करने जा रहे हो तो पहली एप्लीकेशन यानी इंडियन एप्लीकेशन से क्या 12 महीने में वो फाइल हुआ है? अगर 12 महीने में नहीं हुआ है और किसी ने 13वें महीने में यूएसए में फाइल की है तो वो भी ओपोजिशन का ग्राउंड है, क्योंकि कन्वेंशनल एप्लीकेशन की लिमिट है कि आपको 12 मंथ में ही फाइल करना है। जे जे फॉर जंगल। जंगल यानी सेक्शन 10 में जो सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल या उसका ओरिजिन जो देने की बात की गई है और उसकी भी टाइमलाइंस जो है साथ में कि डिपॉजिट करना है बिफोर फाइलिंग, रेफरेंस देना है विद इन 3 मंथ्स या फॉर्म नंबर 9 फाइल करने से पहले। अगर बायोलॉजिकल मटेरियल का सोर्स या ओरिजिन ना बताया हो और ये सारी टाइमलाइन भी अगर सेटिस्फाइड ना की हो तो बिकॉज ऑफ दैट एज पर सेक्शन जे ओपोजिशन आ सकता है। एंड लास्ट में के एंशियंट नॉलेज। एंशियंट नॉलेज में है कि अगर एक ऐसा केस हुआ था कि यूएसए वाले पर्सन ने इंडिया में एक एप्लीकेशन फाइल की थी कि ब्लड को क्लोक करने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए टर्मरिक का यूज किया जाता है और इंडियन लोगों ने उसे ओपोज किया था कि अरे ये तो हर एक घर का बच्चा जानता है कि ब्लड को क्लोक करने के लिए टर्मरिक का यूज किया जा सकता है। तो तब से एक ट्रेडिशन बना, टीकेडीएल कहते हैं इसे, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। सर्च कीजिएगा इसको किसी भी टाइप पे। तो ये एक ऐसा एक्यूमुलेशन है कि जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके बेसिस पे कोई पर्सन वो ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज करके कोई पेटेंट एप्लीकेशन फाइल ना करते। तो ये है A2 के ग्राउंड ऑफ दी सेक्शन नंबर 25(1) प्री ग्रांट ऑपोजिशन एंड सेम ग्राउंड्स आर फॉर दी पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन। सिर्फ टाइमलाइन डिफर है। प्री ग्रांट ऑपोजिशन ग्रांट से पहले कभी भी हो सकती है। पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन कब होगी? पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन होगी ग्रांट के बाद विद इन 1 ईयर फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट की से याद करते हैं। ये सारी चीजों को याद रखना होता है, ये सारे ग्राउंड्स को याद रखना होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करते हैं और कोई शॉर्ट की क्रिएट करते हैं।
तो सबसे पहले है रॉन्गफुली ऑब्टेन। ग्राउंड में यहां पर लिख देता हूं A2 के ग्राउंड है A B C D E F G H I J एंड K, ये ग्राउंड से। और अब इसकी शॉर्ट की के वर्ड्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। तो फर्स्ट है रॉन्गफुली ऑब्टेन, ऑब्टेन तो W। दूसरा है प्रायर पब्लिकेशन तो P। तीसरा है प्रायर क्लेमिंग तो PC। चौथा है नॉन या यूज तो U लिख देता हूं यहां पर। फिर आता है E यानी ऑब्वियसनेस O। F यानी नॉट एज पर सेक्शन तो सेक्शन 3 एंड 4 लिख देता हूं यहां पर। G यानी क्लैरिटी C। H यानी सेक्शन 8। I यानी कन्वेंशनल एप्लीकेशन। J यानी जंगल बायोलॉजिकल मटेरियल सोर्स एंड ओरिजिन एंड K यानी TKDL पुराने पर्सन की जो सोच होती है वो। तो हमारी शॉर्ट की कुछ इस तरीके से बनी W P स्क्वेयर U। W P स्क्वेयर यानी 2 बार P आए U O W P U O 34C8 34C8 CA B PP। तो अगर मैं इसको याद रखने की कोशिश करूं तो WPU वर्क इन प्रोग्रेस, WP वर्क इन प्रोग्रेस UO में यूनाइटेड होके हमें करना है 34C8। 34 घंटों में से 8 घंटे ही आराम करना है, बाकी सारे काम कर रहे हैं। और CA भी पैसादार बनेगा। तो ऐसे ही आप याद कर सकते हो या अपनी सोच की आप जनरेट कर सकते हो। WP स्क्वायर UO 34C8 CABPP। W का मीनिंग है रॉन्गफुली ऑब्टेन, दूसरे P का मीनिंग है प्रीवियस पब्लिकेशन, तीसरे P का मीनिंग है प्रीवियस क्लेमिंग, U का मतलब है दैट इज प्रीवियसली यूज्ड, O का मतलब है ऑब्वियस, 3 4 यानी नॉट एज पर एक्ट, C का मतलब है क्लैरिटी, 8 का मतलब है नॉट एज पर सेक्शन 8, CA का मतलब है कन्वेंशनल एप्लीकेशन की टाइमलाइन, B का मतलब है बायोलॉजिकल मटेरियल का सोर्स एंड ओरिजिन एंड PP का मतलब है पुराने पर्सन की जो मेंटालिटी है वो, यानी ट्रेडिशनल नॉलेज। सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 25 दोनों की सारे ग्राउंड्स याद रखने। फिर यही बात लिखी हुई है सेम A2 के ग्राउंड है सेक्शन नंबर 25 2 में भी। कंट्रोलर नोटिफाई करेगा पेटेंटी को अगर पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन भी आता है तो एज पर रूल नंबर 55 एन ऑपोजिशन बोर्ड कंस्ट्रक्ट होगा जिसके मेंबर नहीं हो सकते हैं एग्जामिनर। अब आती है बात सेक्शन नंबर 26 में, यानी अभी तक तो हमने बात की कि रॉन्गफुली ऑब्टेन हो गया, बट अगर रॉन्गफुली ऑब्टेन हुआ तो क्या होगा उसके बारे में बात आती है सेक्शन नंबर 26 में। मान लीजिए कि सेक्शन नंबर 25(1) या 25(2) के तहत किसी भी एप्लीकेशन को रॉन्गफुली ऑब्टेन का एक ओपोजिशन आता है एंड वो ओपोजिशन जो डॉक्यूमेंट सबमिट करता है ओपोनेंट उसके साथ वो जीत भी जाता है कि हाँ ये सही में रॉन्गफुली ऑब्टेन किया गया था। तो अगर थोड़ा सा पार्ट पेटेंट का ऑब्टेन किया गया है रॉन्गफुली, पूरी पेटेंट नहीं थोड़ा सा पार्ट है, तो अमेंडमेंट करवा दिया जाएगा। और अगर पूरी पेटेंट ऑब्टेन की गई है रॉन्गफुली तो फॉर्म नंबर 12 फाइल करके विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम कंट्रोलर ऑर्डर जो पहला पर्सन है उसके नाम पे पेटेंट हो जाएगी। और यहाँ पर रूल नंबर 63A जो ये 57 से 63 जो होते हैं ना, 50 रूल नंबर 57 to 63 ये एप्लीकेबल है सारी हियरिंग्स के लिए। इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा
बट अभी के लिए यही याद रखिए कि सेक्शन 26 से रिलेटेड रूल नंबर कौन से रहेंगे, 57 to 63, जिसमें क्या होगा कि पर्सन पहले ओपोज करेगा, फिर सामने वाला काउंटर स्टेटमेंट देगा, फिर पर्सन वापस ओपोज करने वाला पर्सन वापस उस काउंटर स्टेटमेंट को ओपोज करेगा, फिर वापस काउंटर स्टेटमेंट मिलेगा एंड फिर हियरिंग होगी। ये सारी बातें लिखी गई है 57 to 63 में। बट अभी के लिए हमें याद रखना है कि सेक्शन नंबर 26 क्या कहता है, रॉन्गफुली ऑब्टेन के बारे में बात करता है। रॉन्गफुली ऑब्टेन जब भी हो और अगर कंट्रोलर उस फेवर में हो कि हाँ इस पेटेंट में रॉन्गफुली ऑब्टेन हुआ है, तो फॉर्म नंबर 12 फाइल करके कंट्रोलर के डिसीजंस के 3 महीने के अंदर अंदर जो पर्सन, जिस पर्सन के नाम पे पेटेंट होनी चाहिए, जिससे रॉन्गफुली ऑब्टेन किया गया था, उस पर्सन के नाम पे पेटेंट कर सकते हैं। और इसीलिए इस पेटेंट को कहा जाता है पेटेंट ऑफ ओपोनेंट। यानी स्टार्टिंग कहां से हुई, ओपोजिशन से हुई। ओपोजिशन किस ग्राउंड पे था, रॉन्गफुली ऑब्टेन के ग्राउंड पे। और अब एंड कहां पे हो रहा है, उस ओपोनेंट को पेटेंट ग्रांट की जा रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है पेटेंट ऑफ ओपोनेंट। सेक्शन नंबर 28, सेक्शन नंबर 27 ओमिटेड है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 28 में। 28 में बहुत ही सिंपल सी बात की गई है। सेक्शन नंबर 28 टॉक्स अबाउट फॉर्म 8 एंड फॉर्म 8A। फॉर्म 8 एंड फॉर्म 8A। अब फॉर्म 8 के बारे में क्या बात है। फॉर्म 8 यानी मेंशन ऑफ इन्वेंटरशिप एज सच इन सर्टिफिकेट। मान लीजिए कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन कोई पर्सन फॉर्म नंबर 5 फाइल करना भूल गया, एप्लीकेंट भूल गया फॉर्म नंबर 5 फाइल करना कि ये इन्वेंटर है, इसका नाम ऐड होना चाहिए। 4 इन्वेंटर थे, 4 में से 3 के नाम लिखे, 4th इन्वेंटर का नाम नहीं लिखा। तो अब 4th इन्वेंटर या एप्लीकेंट खुद, एप्लीकेंट भी कर सकता है, यानी जिसके नाम पे एप्लीकेशन है वो एप्लीकेंट भी कर सकता है, या वो 4th इन्वेंटर एप्लीकेंट के साथ आके, जो इन्वेंटर है, जो अपने आप को इन्वेंटर मान रहा है, वो एप्लीकेंट के साथ आके फॉर्म नंबर 8 फाइल कर सकते हैं कि मेरा नाम यहां पर ऐड होना चाहिए। या फिर कोई अदर पर्सन भी, कोई और पर्सन यानी कोई थर्ड पार्टी है जिसको लग रहा है ये 4th पर्सन का नाम इस एप्लीकेशन में आना चाहिए, वो भी पर्सन आके फॉर्म नंबर 8 फाइल कर सकता है कि XYZ पर्सन का नाम इस एप्लीकेशन में इन्वेंटर के तौर पे आना चाहिए। विथ प्रूफ ही आएगा, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स तो लाएंगे विथ प्रूफ। तो वो फॉर्म नंबर 8 फाइल करेंगे, कंट्रोलर जी चेक करेंगे कि हाँ ये सही बात है कि नहीं बात है। अगर सही हुई बात तो सर्टिफिकेट इश्यू कर देंगे किनके नाम पे, उस पर्सन के नाम पे जो इन्वेंटर के तौर पे ऐड हो सकता है। और ये तीनों लोग कब तक फाइल करेंगे चीजों को, बिफोर ग्रांट। और फॉर्म नंबर 8 में ये भी प्रोविजन है कि किसी का नाम इन्वेंटर के तौर पे निकाला भी जा सकता है। मान लीजिए कि एक सिनारियो है, मैंने अपने वाइफ का नाम एक एप्लीकेशन में डाल दिया इन्वेंटर की तौर पे, हालांकि मेरी वाइफ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट मुझे लगा कि मैं अपने वाइफ को क्रेडिट दूं। अब कोई पर्सन आके, या मुझे खुद लगता है कि वाइफ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसका नाम निकाल दिया जाए। तो कभी भी बिफोर ग्रांट या आफ्टर ग्रांट मैं अपने वाइफ का नाम निकलवा सकता हूं बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 8, या कोई और पर्सन भी ओपोज कर सकता है, वाइफ का नाम निकलवा सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 8। तो यहां पर फॉर्म नंबर 8 आफ्टर ग्रांट रिमूवल ऑफ इन्वेंटर के लिए यूज होता है, रिमूवल के लिए यूज होता है। ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 28 सबसेक्शन 7 में। ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा तब। ये एक ही बार ऐसी चांस है कि जहां पर फॉर्म नंबर 8 ग्रांट के बाद भी फाइल हो सकता है, बाकी सारी कंडीशन में फॉर्म नंबर 8 ग्रांट से पहले ही फाइल होता है। अब हम बात करते हैं फॉर्म नंबर 8A के बारे में। अब फॉर्म नंबर 8 फाइल होगा तो होगा क्या कि ग्रांट जब मिलेगी ना, तो ग्रांट का जो सर्टिफिकेट आता है उसमें उस इन्वेंटर का नाम भी लिखा होगा, लिखा हुआ होगा। अब फॉर्म नंबर 8A क्या है, फॉर्म नंबर 8A है कि जिस पेटेंट में ग्रांट मिल चुकी है, ऑलरेडी ग्रांटेड, यानी पेटेंट इन फोर्स, ऐसा कहा जाता है, पेटेंट इन फोर्स। उस पेटेंट के अंदर जो भी इन्वेंटर के नाम है
उसे अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो सर्टिफिकेट मिल सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 8A। तो इन्वेंटर सर्टिफिकेट की बात हो रही है। और ये फॉर्म नंबर 8A के लिए एक और भी कंडीशन है। एक तो पहली बार मिल सकता है फॉर्म नंबर 8A फाइल करके इन्वेंटर को सर्टिफिकेट, और अगर वो भी सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया, डैमेज हो गया या निकल गया आपके ईमेल आईडी से, तो वही सर्टिफिकेट आपको दोबारा मिल सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 8A। बट अब की बार आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि क्यों आपका फर्स्ट एप्लीकेशन किधर गया, फर्स्ट एप्लीकेशन को क्या हुआ। वो स्टेटमेंट के साथ आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और आपको दोबारा कॉपी ऑफ दैट सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो कॉपी भी मिल सकती है। और ये सारी बातें कहां पर लिखी हुई है? ये सारी बातें लिखी गई है रूल नंबर 70A में। ये भी अमेंडेड रूल है 70A। और ये सारी बातें कहां पर लिखी गई है? ये सारी बातें लिखी गई है रूल नंबर 70। तो बस इतनी बात करता है सेक्शन नंबर 28। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। आज हमने डे 3 का टास्क कंप्लीट कर लिया है। आपको क्या करना है, 1 to 28 अभी ही उसकी शॉर्ट की लिखते जाइएगा। शॉर्ट की कैसे लिखनी है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको सिर्फ इतना याद करना है, सेक्शन के साथ कौन सा कीवर्ड एसोसिएटेड है, हम किस कीवर्ड से सेक्शन को याद कर रहे हैं, उसके बाद कौन सा रूल एप्लीकेबल है, फॉर्म एप्लीकेबल है, और उस फॉर्म की फीस कितनी है, और एनी अदर रिमार्क्स अगर है तो रिमार्क्स में लिखिएगा कि ये वाला रूल अमेंडेड है, ये वाला रूल अमेंडेड नहीं है, या अमेंडेड है वहां पर लिख दीजिएगा कि ये अमेंडेड है। तो बस ऐसे ही आपको सेक्शन नंबर 1 से लेके 28 तक की रिवीजन कर लेनी है। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए पेटेंट एजेंट एग्जाम क्लियर करना। अगर मेरी भी कुछ इंप्रूवमेंट आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। आपकी कमेंट्स की मैं वेट करूंगा। हैव अ नाइस डे, एंजॉय हिंद।